हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। मैं रितेश सर, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोग जो है क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और देखिए अभी आप लोग जो है ना, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है जिसमें कि आपको अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है। ठीक है। अब देखिए सुस्त रहने का टाइम, आराम करने का टाइम चला गया है। अब आपको पूरा जो है ना अपना फोकस पूरी तरीके से बोर्ड पे करना चाहिए, जिसमें कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, एमसीक्यूज और जो यहां पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको लगातार करते रहना चाहिए। अब देखिए, अब जिस आखिरी पड़ाव में जब हम लोग आ गए हैं, तो ये एकदम मान के चलिए कि भाई आपके पास अब टाइम नहीं है। कोई एक्सक्यूजेस मत बनाइए, सब कुछ को छोड़ करके अपने आप को झोंकिए इसमें। समझ गए। और पूरा जान लगा दीजिए, क्योंकि ये देखिए कोई एग्जाम ही सिर्फ नहीं है। ये आप जो है ना, अगर मेहनत कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने पर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। वो बात हमेशा सुने होंगे आप लोग कि ये दुनिया झुकती जरूर है, ये दुनिया झुकती है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। तो क्या आप में वो ताकत है कि आप इस दुनिया को झुका सके? क्योंकि आपको पता है कि इस जो दौर है, जब आप सक्सेस की राह पर चलेंगे तो बहुत सारे गम आएंगे, बहुत सारे पेन होगा आपको, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के, बिना मेहनत के और बिना इस दर्द के ना कोई आदमी बाबू बहुत बड़ा नहीं बन पाया है। तो हम तो यही कहेंगे आपको कि अब आपका आखिरी टाइम है। पूरा शक्ति, पूरा जान ये लगा दीजिए कि हमारा जो बोर्ड है उसमें कितना हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा नंबर लेके आए। समझ गए आपको। इस और इस ये तभी होगा जब आप डेली जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। आइए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको यह पता है शुक्राणु जनन नाम से ही क्लियर है। हम लोग जो है शुरुआत में कुछ जो है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक हम लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं पहले। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं कि शुक्राणु जनन क्या है। तो सिंपल सा हम बात लिखेंगे कि भाई शुक्राणु का निर्माण क्या है भाई। शुक्राणु का जो निर्माण है, शुक्राणु का निर्माण, निर्माण की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है। शुक्राणु जनन कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत अति नहीं है। नाम ही लिखा है शुक्राणु जनन, मतलब शुक्राणु का बनना या शुक्राणु का निर्माण होना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल भाषा में बात करेंगे तो भाई इसमें जो है सिर्फ शुक्राणु बनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। ये काम होता कहां पे है? तो बोलेंगे सर ये काम कहां होता है, वृषण में होता है, अर्थात स्कॉटम में होता है। क्या होता है, स्कॉटम में होता है। यहीं पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा जरूर कि स्कॉटम जो होता है, इसमें हमारे शरीर के मुकाबले में इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? अगर कम होता है तो कितना कम होता है, ज्यादा होता है तो कितना ज्यादा होता है? कमेंट में लिख के बताइएगा। समझ में आया आप सबको? तो ये कमेंट में लिख के बताना है। तो बोलेंगे सर कि शुक्राणु का निर्माण होता है, होता कहां पे है? तो वृषण में होता है। इसके बाद जब निर्माण हो जाता है तो ये रहता कहां पर है, मेच्योर कहां पे होता है? तो बोलेंगे सर ये इसका मेच्योरेशन जो होता है वो कहां होता है, अधिवृषण में होता है। कहां होता है? अधिवृषण में, इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस में। ठीक है। समझ में आप सबको? तो इतना बात हम लोगों को जो है समझ में आ गया। इसी बात को लेकर के हम जो है आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे कि भाई शुक्राणु जनन जो है, शुक्राणु जनन शुक्राणु निर्माण की एक विधि है। शुक्राणु निर्माण की एक विधि है। तो हम यही बात हम पढ़ रहे थे कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु निर्माण की एक विधि है। ठीक है। लिखेंगे शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण अर्थात स्कॉटम में होता है।
लिखेंगे शुक्राणु का विकास लिखें या शुक्राणु का विकास, या तो आप ये लिखिए कि शुक्राणु का विकास, या आप ये भी लिख सकते हैं कि शुक्राणु का स्टोरेज, है ना, संचय। तो लिखेंगे शुक्राणु का निर्माण और संचय, ठीक है, अधिविरिसन में होता है। अधिविरिसन में होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि इसके निर्माण में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं। तो इतना बात हमको समझ में आ गया। अब यही पूछ रहा है कि कैसे जो है शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है ना। तो आपको पता है कि जो हमारा स्कॉटम है, स्कॉटम जो है उसके अंदर जो है स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है मेरा इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम लिखेंगे भाई कि इसको कहते हैं नर अंकुरी कोशिकाएं। नर अंकुरी कोशिकाओं से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से जो है किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ में आया? आइए इस चीज को हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि वृषण में, आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया से होता है। गोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से होता है। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब वही जो भी हम बताए थे आपको, क्या लिखा है हिंदी में? नर अंकुरी कोशिकाएं, नर अंकुरी कोशिकाओं से होता है। ये समझ में आप सबको? अब फिर से हम क्या बताए आपको कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि शुक्राणु निर्माण हम लिख सकते हैं, वृषण को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, अधिवृषण को अंडरलाइन कर सकते हैं और स्पर्मेटोगोनिया को यहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं। 3 चरण होते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब मान लो कि कोई हमारा जो है क्वेश्चन पूरा नहीं भी पढ़ता है और सिर्फ अंडरलाइन वाले पार्ट को अगर पढ़ लेता है तो उसको समझ में आ जाएगा इस आंसर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, 1 मिनट। अब तीनों चरण के बारे में थोड़ा समझते हैं, आइए। 3 चरण कौन कौन से हैं, इसको अगर हम लोग देखें कि सर 3 चरण कौन कौन सा है, तो आइए इसको देखते हैं। तो 3 चरण जो हमारा सबसे पहला चरण है भाई, हम बोलेंगे क्या आपको? सबसे पहला चरण है, आप सबसे पहला चरण आप बोल सकते हैं, क्या पता है आपको कि मल्टीप्लीकेशन स्टेज, क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन स्टेज, ठीक है। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन स्टेज। मल्टीप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है बताइए? तो बोलेंगे सर इसमें जो है काफी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनती है। क्या लिखेंगे? कि इसमें काफी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे सर मल्टीप्लीकेशन के बाद ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या होगा? लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया से, यहां GO होगा, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी अर्थात प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट को लिखते हैं, देख लेते हैं क्या बोलता है। प्राथमिक शुक्राणु की, प्राथमिक शुक्राणु की अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
साइट बनता है। ठीक है, इस सबको हम फिगर से भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्या होता है, मैचुरेशन स्टेज। तो मल्टीप्लीकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैचुरेशन स्टेज। ठीक है, लिखेंगे इसमें इसमें द्वितीयक, सीधा सेकेंडरी लिखो यार, हम सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्माटिड एंड एंड स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें तीन स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया क्या बोलते हैं, नर, नर अंकुरी कोशिकाएं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया मतलब नर अंकुरी कोशिकाएं। तो स्पर्मेटोगोनिया से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्थात प्राथमिक शुक्राणु की बनेगा, फिर द्वितीयक शुक्राणु की, फिर स्पर्माटिड और स्पर्म जो है मतलब कि स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होगा। स्पर्म मतलब शुक्राणु, समझ गए ना, इसका निर्माण होगा। आइए इस चीज को हम लोग जो है फिगर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, फिगर से शुक्राणु जनन को, क्योंकि फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं आएगा, ये बात जान लीजिए। तो शुक्राणु जनन में हमें वो फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक नर अंकुरी कोशिकाएं होती है। नर अंकुरी कोशिकाएं अर्थात स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये कहां पर है स्पर्मेटोगोनिया, वृषण में। कहां पर है, ये कहां पर उपस्थित है, तो बोलेंगे सर वृषण में, है ना, वृषण में ये उपस्थित रहता है स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आप सबको। स्पर्मेटोगोनिया जो है, हम क्या बोलेंगे सर ये कितना गुणित है, तो बोलेंगे ये सर की द्विगुणित होता है, अर्थात इसमें जो क्रोमोजोम की संख्या होती है, इसमें जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है, 46 होता है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये द्विगुणित होता है, 23 प्लस 23। ठीक है, मतलब कि 46 होता है। अब ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है डिवाइड करता है। कैसा डिवीजन होता है, तो बोलेंगे सर माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस डिवीजन है उसमें क्रोमोजोम की संख्या कम नहीं होती है। तो क्रोमोजोम की संख्या अभी भी 46 ही है, और अभी भी ये द्विगुणित ही है। ठीक है, और ये किसका निर्माण हो गया है, तो बोलेंगे सर प्राथमिक शुक्राणुकी का, अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। तो पहली बार क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। तो आपको पता है कि मियोसिस में क्या होती है कि क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, तो ये द्विगुणित से ये एक गुणित हो जाता है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या जो है अब 23 हो गई है। कितनी हो गई है, 23 हो गई है। ठीक है, आपको क्रोमोजोम की संख्या भी दिखाते चलना है। ठीक है, अब देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। समझ में आया आप सबको। इसके बाद फिर से मियोसिस होगा। इसके बाद जो है फिर से मियोसिस होगा। यहां हम छोटा छोटा इसको छोटा करके रुको एक बार दिखाते हैं, ताकि यहीं पर बन जाए। थोड़ा बड़ा पिक्चर हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड। और जो है दो डॉटर सेल और बनेंगे।
तो और इसमें भी जो है मियोसिस है तो भाई आधा ही रहेगा, पता ही है, तो ये एक ही गुणित रहेगा। ठीक, समझ में आप सबको? नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होंगे? 23 होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होगा। अब इसके बाद इसको, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या है तो बोलेंगे सर ये है स्पर्माटीड, स्पर्मेटा स्पर्माटीड कहेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद जो है कि हर एक से, ठीक है, सब स्पर्माटीड से क्या हो जाएगा? स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, क्या होगा? स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्म का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म अर्थात शुक्राणु। इसको बायोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो हम यहां क्या देखे आपको कि एक स्पर्मेटोगोनिया से चार जो है स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्थात शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पर्म बनते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम यही देखेंगे कि जो फीमेल होती है, फीमेल में एक उगोनिया से एक ही ओवम बनेगा। यहां एक से चार स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है? एक उगोनिया से एक ही एग बनता है। समझ में आप सबको? ठीक है, तो ये पिक्चर भी हमें बनाना है, सबका नाम लिखना है, और इस तरफ आपको क्या करना है? क्रोमोजोम की संख्या लिखनी है। ठीक है, समझ में आप सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हमने जो है शुक्राणु जनन क्या है, इसकी विधियां हम लोगों ने लिख ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके वेरियस कंपोनेंट्स को दिखाएं। तो भाई ये सब हम ये बता चुके हैं, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं, है ना? गर्भाशय, है ना, सर्विक्स, है ना, फेलोपियन ट्यूब। तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन ये बता चुके हैं, तो इसको हम नहीं बताएंगे। आपको यहां ये बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कमेंट करके बताना है कि सिस्टम में कि प्रजनन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस भाग में होता है, आपको ये बताना है कमेंट करके। ये आप लोगों का कमेंट करके बताना है आप सबको। ठीक है, कि किस भाग में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस भाग में जो है आपको फर्टिलाइजेशन होता है, कहां पर एग जो है स्पर्म से मिलता है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, आइए, यहां कह रहा है कि मानव शुक्राणु की रचना तथा कार्य का वर्णन करें। ठीक है, मानव शुक्राणु की रचना तथा कार्य का वर्णन करें। तो आप यहां समझिए कि लिख रहा है, रचना लिख रहा है, तो हमको क्या उसके बारे में नहीं बताना है? नहीं, अगर आपको इसका डायग्राम पूछ रहा है तो पहले मानव शुक्राणु के बारे में भी लिखेंगे। समझ गए? पहले आप मानव शुक्राणु के बारे में भी लिखेंगे। तो सबसे पहला हम इसमें एक चीज लिख लेते हैं कि एक वयस्क जो है एक दिन में, एक वयस्क मतलब एडल्ट, एक एडल्ट जो है, एक एडल्ट, एक वयस्क नर प्रतिदिन 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 13 शुक्राणु का निर्माण करता है। समझ में आप सबको? तो एक वयस्क नर जो है एक दिन में, ठीक है, कितने शुक्राणुओं का निर्माण करता है? शुक्राणुओं लिख दो। ठीक है, 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 13 शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब यह निर्माण कहां पर होता है? तो बोलेंगे सर यह निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, उसका लिखेंगे कि शुक्राणु निर्माण के बाद, शुक्राणु निर्माण के बाद अधिवृषण में विकास करता है, करता है। ठीक है,
तो इतना पहले हम जो है ना शुक्राणु के बारे में लिखेंगे, फिर उसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। समझ में आया आप सबको? तो पहले हमको लिखना है। तो एक वयस्क अंदर प्रतिदिन कितना शुक्राणु निर्माण करता है? तो बोलेंगे सर 10 to the power 12 से लेकर के 10 to the power 13 जो है आपको, तो बहुत सारा शुक्राणु का निर्माण करता है। लेकिन सारे शुक्राणु जो है फीमेल से तो जाके वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक ही शुक्राणु जाकर के जो है फर्टिलाइज होता है एक के साथ। समझ गए आपको? ठीक है, तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। आइए, तो ये रहा आपका क्या है, स्पर्म का डायग्राम। अगर हम इसके मुख्य भाग के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे सर इसमें मुख्य चार ही, इसमें जो है ना मुख्य चार भाग होते हैं। पहला एक होता है सिर का भाग, एक होता है नेक का भाग, तीसरा को बोलते हैं सर मिडिल पीस, नेक, जिसे देखिए यहां पर नेक लिखा हुआ है, उसका होता है मिडिल पीस, ठीक है, मध्य भाग, मध्य भाग, उसका चौथा होता है टेल। तो मुख्यतः तीन ही चार ही भाग होते हैं इसके। पहला हेड, दूसरा नेक, उसके बाद मिडिल पीस और यहां पर टेल। ठीक है, अब हेड के बारे में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला लिखेंगे कि सर जो सिर में होता है इसमें ही केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये समझ आप सबको कि सिर के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद बोलेंगे सर इसी सिर के अंदर जो है एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम, जो किसका बना होता है? तो बोलेंगे किसका होता है? ग्लूकोज का बना होता है। क्या कहते हैं, ये बना हुआ होता है गोल्जी, गोल्जी काय का। किसका बनाता है? गोल्जी काय का। ठीक है, सिर के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, एक्रोसोम भी पाया जाता है। एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम का काम यह है कि फर्टिलाइजेशन में मदद करना, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर जो आपका शुक्राणु है, ठीक है, इसके अंदर शुक्राणु है, इसको जो है वो निकलने में मदद करता है, बाहर निकलने में फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। किसके साथ? किसके साथ? एग के साथ, ओवम के साथ। तो इस हेड के अंदर क्या क्या पाया गया? आपको केंद्रक पाया गया, देखिए यहां लिखा न्यूक्लियस पाया गया। उसका एक्रोसोम पाया जाएगा, एक्रोसोम पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये सब दिखाना आपको। नेक जो होता है, नेक जो गर्दन है, नेक जो होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो लिखेंगे सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्री, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल पाया जाता है। ये जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस के अंदर क्या पाया गया? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? जैसे यहां लिखा हुआ है, तो बोलेंगे सर इस स्पर्म को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करता है कि इसको मोबिलिटी करने में, इसको जो है आगे गमन करने में। ठीक है, और जो ये टेल का काम क्या है? पूंछ का काम क्या है? पूंछ का काम क्या है सर? इसको गति देना, गति और दिशा। देखते होंगे कि मछली के पीछे क्या होता है? टेल लगा होता है, जिससे कि वो दिशा निर्धारण करता है। तो इसके अंदर भी नीचे में क्या होता है? टेल होता है, जिससे कि ये गति और अपना दिशा जो है निर्धारित करता है। समझ में आया आप सबको? तो स्पर्म के मुख्यतः चार भाग होते हैं, सिर, नेक, मिडिल पीस और टेल। सिर के अंदर क्या पाया गया? केंद्रक पाया गया, एक्रोसोम पाया जाएगा जो कि हेल्प करेगा उसको फर्टिलाइजेशन में। नेक के अंदर पाया जाता है सेंट्रियोल, ठीक है। उसके बाद मिडिल पीस के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, मिडिल पीस। और टेल के अंदर जो है पाया जाता है, आपको टेल का काम क्या है? दिशा निर्धारण करना या गति में उसको मदद करना। ठीक है, इतना बात याद रहेगा आप सबको। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, इसीलिए इसको आप एकदम वीवीआई में लगा सकते हैं। आपको हम इससे पहले बोले थे कि आप लोगों को क्या करना है कि कितना डायग्राम जो है पूछा जाता है उसका एक लिस्ट बना लेना है। मुख्यतः 10 डायग्राम होंगे जिसका कि लगातार ये पूछ रहा होगा या हमेशा पूछता होगा। तो उस डायग्राम का ना लिस्ट बना लीजिए और इस तरीके से नाम के साथ उसको एकदम बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि आपका इस पे पकड़ अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ऊजेनेसिस क्या होता है ना? क्या पूछ रहा है?
कि ऊजेनेसिस क्या होता है, अंड जनन क्या है। जैसे शुक्राणु जनन है उसी तरह से अंड जनन है। इसमें अलग अलग स्टेज के बारे में बात करें तो देखो यहां पर जैसे हम क्या बोले आपको, शुक्राणु जनन था उसी तरह से अंड जनन है। इसमें मतलब क्या है, अंड जनन क्या है, अंड जनन, अंड जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या लिखेंगे, अंड जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ओवम का निर्माण होता है। समझ में आया आप सबको, अंड जनन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे ओवम का विकास होता है। अब देखो एक चीज हम तुमको बता दें कि अंड जनन जो होता है ना, जो अंड जनन है ये, अब जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब कि स्पर्म जो बनता है शुक्राणु लड़कों में, मेल में, वो ना एडल्ट होने के बाद ही बनता है। मतलब इसमें कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है जब वो मां के गर्भ में होगा, जब वो भ्रूण की अवस्था में होगा तब कुछ निर्माण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा अलग होता है। लड़कियों में क्या होता है कि कुछ अंड जनन की प्रक्रियाएं जो है, कुछ ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है, जब लड़की अपने मां के गर्भ में होती है, जब वो अपने भ्रूण अवस्था में होती है, एम्ब्रियो स्टेज में होती है, तो कुछ प्रक्रियाएं उस समय ही हो जाती है और उगोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जितना उगोनिया उसके एम्ब्रियोनल स्टेज में बने हैं, उतना ही उसके जो है ना लेटर स्टेज में, जब वो वयस्क हो जाती है, जब प्यूबर्टी स्टेज में जाती है, तो वो उतना ही उगोनिया जो है रहता है उपस्थित, और वो ओवम बनाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंड जनन की प्रक्रिया जो है क्या होती है, भ्रूण अवस्था में ही शुरुआत हो जाती है, एम्ब्रियोनल स्टेज में इसकी शुरुआत जो है हो जाती है। हम क्या लिखेंगे कि अंड जनन की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया जो है वो एम्ब्रियोनल स्टेज में, मतलब जब मां के गर्भ में होती है लड़कियां, तभी स्टार्ट हो जाता है कि प्रक्रिया एम्ब्रियोनल स्टेज में ही शुरू हो जाती है। ये समझ में आया आप सबको। तो कुछ अभी हम देखेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से स्टेज बाय स्टेज देखेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसकी प्रक्रिया कुछ इम्ब्रियल स्टेज में होगी, फिर जब वो लड़की, जब वो फिर जब महिला जो है, कोई लड़की जो है फिर अपने प्यूबर्टी स्टेज में जाएगी, ठीक है, वयस्क हो जाएगी, तो फिर हार्मोनल के विकास से जब कुछ हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा, तब जो स्टेज पहले से बना हुआ है, जो ओवोनिया पहले से बना हुआ है, फिर धीरे धीरे वो जो है अपना आगे डेवलपमेंट करके ओवम बनाएगा। आइए इसको देखते हैं, चलिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ऊबजोनेसिस है, अंड जनन जो है, ठीक है, अंड जनन की प्रक्रिया जो है, हम क्या बोले कि आपको कुछ इम्ब्रियोनल स्टेज में होगी। क्या होगा, कुछ जो है प्रोसेस इसका इम्ब्रियोनल स्टेज में हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो होता है सबसे पहले होता है एक आपका प्रीमोडियल जर्म सेल। क्या होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल। इस प्रीमोडियल जर्म से सेल से क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और आपका जो है एक जो है उगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, उगोनियम का निर्माण होता है। अब माइटोसिस डिवीजन से आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम की जो है चेंज नहीं होता है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 46 ही होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उगोनियम। अब ये सब प्रोसेस कहां हो रहा है, इम्ब्रियोनल स्टेज में ही हो रहा है, जब जब माँ लड़की जो है अपने माँ के गर्भ में है। समझ गए आप लोग, माँ के गर्भ में है तभी हो जा रहा है। फिर से इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। देखिए माइटोसिस डिवीजन से दो सेल बनते हैं, लेकिन हम दो सेल नहीं दिखा रहे हैं आपको, एक ही सेल को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, हम दो सेल नहीं दिखा रहे हैं, एक ही सेल को आगे लेके चल रहे हैं। हम छोटा छोटा थोड़ा पिक्चर जो है छोटा बना लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पिक्चर छोटा बना लेते हैं, नहीं तो एक में नहीं अटेगा, और हमको एक में ही हटाना है। आइए,
तो यहां क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और इससे क्या होगा, ओगोनियम का निर्माण होगा, जो कि आपको द्विगुणित होगा, जो द्विगुणित होगा। और फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। देखिए माइटोसिस डिवीजन से ये दो गो बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेगा, लेकिन हम उसको दो गो नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको एक ही लेके आगे चल रहे हैं। और फिर से इसमें जो है आपको अब जो बनेगा भाई, इसमें उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, प्राइमरी oocyte। थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा हिला हुआ है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन हुआ, उगोनियम बना, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो प्राइमरी oocyte बना। ठीक है, अब यहां पर जो है ना, ये ना मियोसिस के स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाएगा। मतलब ये जो फेज है, अभी आप देखिए, ये जो अभी आप फेज देख रहे हैं, ये जो अभी आप अभी तक फेज देखे हैं, अभी तक की जो प्रक्रिया हुई है, ये कहां हुआ है, एम्ब्रियोनल स्टेज में। कहां हुआ है भाई मेरे, तो इस चीज को लिख लीजिए। ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो में हो रहा है। यहां तक की प्रक्रिया एम्ब्रियो में होगी। अब ये जो है ना, इसमें माइटोसिस तो होगा, लेकिन ये अरेस्ट हो जाएगा। इसको यहां पे आप लिख सकते हैं, अरेस्ट का मतलब ये है कि पुलिस पकड़ लिया, ये बात नहीं है। अरेस्ट का मतलब है कि ये जो है ना रुक जाएगा, इसकी प्रक्रिया जो है रुक जाएगी, अब थोड़ा सा इसका प्रक्रिया रुक जाएगा। ठीक है, अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस स्टार्ट होगा, लेकिन मियोसिस के जो प्रोफेज स्टेज है, इसमें जाकर के ये रुक जाएगा। ये काम कहां हुआ, इम्ब्रियोनम, इम्ब्रियो में। मतलब अभी जो है फीमेल जो है अपने मां के गर्भ में ही है, और ये काम उसके अंदर ही हुआ है। ठीक है, समझ में आप सबको, जिससे कि आपका ओगोनियम, प्राइमरी oocyte, और ये जब मियोसिस स्टार्ट होता है, तो मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज, ये प्रोसेस होती है ना, तो प्रोफेज वाले स्टेज में आकर के ये रुक जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब सर इसमें कब स्टार्ट होगा फिर, तो जब ये प्यूबर्टी स्टेज आएगा, जब वयस्क हो जाएगी फीमेल, तो हार्मोन का सेक्रेशन होगा। किसका सेक्रेशन होगा, हार्मोन का सेक्रेशन होगा। और जब हार्मोन का सेक्रेशन होगा, ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा। किसका निर्माण करेगा, सेकेंडरी oocyte का। और अभी आप देख रहे हैं कि मियोसिस हुआ था, तो मियोसिस से ये द्विगुणित से होकर के एक गुणित हो जाएगा। ठीक है, और मियोसिस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर याद रखिए, यहां पर जो है दो सेल बनेंगे, एक जो है छोटा होगा, एक बड़ा होगा। इस छोटे वाले को बोलेंगे सर फर्स्ट पोलर सेल, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे इसको। क्लियर आप सबको, इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आगे जो है डिफरेंशिएट करके डीजेनरेट कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। समझे आप सबको, तो यहां पर बनेगा आपका क्या, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा। अब ये फिर सेकेंडरी oocyte क्या होगा, आपको जो है यही सेकेंडरी oocyte जो है आपको ओभम बनाएगा। क्या बनाएगा, ओभम का निर्माण करेगा। ठीक है, ओभम का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte से ही जो है ना, आपको समझिए ओभम होता है। ठीक है, अब ये ओभम वेट कर रहा होगा, इसमें भी यहां पर जो है मियोसिस होगा, मियोसिस वाली फेज होगी, यहां पर फिर से मियोसिस होगा, और इससे दो सेल बनेंगे, एक वही फिर छोटा बनेगा। ये हमारा सेकेंड जो है पोलर बॉडी है। क्या है, ये सेकेंड पोलर बॉडी है, और ये जो है यहां पर ओभम होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। तो आप यहां क्या देखें, आप यहां पर क्या देखें कि भाई एक ओगोनियम से एक ही ओभम बन रहा है, एक ही एग सेल बन रहा है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पर्म बन रहे थे, लेकिन यहां पर एक ओगोनियम से एक ही ओभम बनता है, एक ही एग सेल बनता है। समझ गए, तो ये भी एक अंतर है। समझ में आप सबको, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा था कि oogenesis क्या है, इसके स्टेजेस के बारे में लिखने के लिए, तो हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस पूरे स्टेज को दो तीन बार आप लिखेंगे ना, ये जो प्रोसेस है इसको दो तीन बार लिखेंगे,
अब देखो इसका हिंदी तुम लोग को पता होगा, हिंदी लिख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ होगा हिंदी, इसको लिख लीजिएगा सबका हिंदी, ठीक है ना, समझ गए। तो इसको हिंदी करके लिख लीजिएगा, वैसे हम सब बता ही दिए हैं आपको, समझने में आपको कोई आसानी दिक्कत नहीं होगा कि समझाने के लिए तो बहुत अच्छे समझा दिए हैं कि कहाँ पर जो है आपको द्विगुणित होगा, एक गुणित कब होगा, कौन सा स्टेज एम्ब्रियो में होगा, कौन सा जो है प्यूबर्टी स्टेज में होगा, ठीक है ना, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो बस हिंदी आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। और पूरा जी जान लगा के पढ़िए एकदम, समझ गए, भिड़ जाइए एकदम लगने के पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।